पेशी हो गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर की जिला कोर्ट में किया गया पेश। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के फरार आरोपी शूटर जगरूप उर्फ रूपा का परिवार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर बोला। रूपा की मां पलविंदर कौर ने कहा उसका बेटा नशे की लत की वजह से गैंगस्टर बना। देश भर में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए कन्हैया लाल हत्याकांड को दिया गया था अंजाम। एनआईए की एफआईआर कॉपी से खुलासा। न्यूज 18 इंडिया के पास कन्हैया लाल मर्डर केस की एफआईआर कॉपी। इस बीच सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसका मतलब यह कि सोने की कीमत बढ़ जाएगी। यानी जो देश सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वहां सोने की कीमत आसमान छुएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सोने का बढ़ता आयात रुपए पर दबाव डाल रहा है। नौबत ये आ चुकी है कि पिछले हफ्ते रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई और $1 की कीमत 79 रुपए हो गई। भारत सरकार ने इसी गिरावट को कंट्रोल करने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दी, जिसका नतीजा ये होगा कि सोने के शौकीन लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कोरोना की वजह से वैसे ही सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद इतने बढ़ सकते हैं कि आम आदमी को सोना खरीदने से पहले सोचना पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार ये सब रुपए को संभालने के लिए कर रही है, क्योंकि सोने के आयात और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की मजबूती के तार आपस में जुड़े हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया कि भारत में सोने के आयात में अचानक उछाल आया और इस साल मई और जून में इतना सोना मंगाया गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर पड़ गया, यानी निर्यात से ज्यादा आयात होने लगा। किसी देश के करंट अकाउंट डेफिसिट से पता चलता है कि उसने एक्सपोर्ट के मुकाबले कितना ज्यादा इंपोर्ट किया है। इसे ऐसे समझिए कि जब किसी देश में आयात की जाने वाली चीजों की कीमत निर्यात की जाने वाली चीजों से ज्यादा हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, या यूं कहें कि घाटा होने लगता है। सोने के आयात की वजह से कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मई में अचानक सोने का आयात बढ़ गया और भारत ने 107 टन सोना मंगवाया और जून में भी यह आंकड़ा इसके आसपास ही रहा। और इसी वजह से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया ताकि घाटे को कम किया जा सके। साथ ही सरकार जोर दे रही है कि आयात की जगह निर्यात बढ़े ताकि विदेशी मुद्रा कम खर्च हो और भारत के पास डॉलर का स्टॉक बना रहे, क्योंकि ऐसा होने पर ही रुपया मजबूत होगा। लेकिन अगर सोने का आयात इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ये मुमकिन नहीं होगा। सरकार इसी वजह से कड़े कदम उठा रही है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर सोने का दाम बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोग कम सोना खरीद सकते हैं। यानी भारत में सोने की डिमांड कम होने की उम्मीद है और डिमांड कम होगी तो कम सोना आयात करना पड़ेगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जानकारी दी है कि 2021 वो साल था जब भारत में सोने का आयात पिछले एक दशक में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस साल भी सोने का खूब आयात हुआ और इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। इस साल 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 53,000 हो गई, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद और बढ़ेगी। इससे पहले 2020 के अगस्त महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 56,000 पहुंच गई थी और एक बार फिर ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। कश्मीर से ओडिशा तक बारिश आफत बन गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रियों को पहलगाम और बालटाल कैंप में ही रोक दिया गया। वहीं इंदौर में तेज बारिश के बावजूद बारात निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में भी अगले 5 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उधर डोनबास पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने कई इलाकों में भीषण हमले किए। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पिछले कई दिनों से लगातार पुतिन की सेना और चेचन्य लड़ाके मिलकर जेलेंस्की के सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं, ताकि डोनबास पूरी तरह रूस के कब्जे में आ सके। इसी बीच पुतिन की सेना ने डोनबास के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। डोनेट्स्क से सामने आई एक तस्वीर में देखा कि रूसी हमले के बाद वहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी उसे बुझाते हुए नजर आए। लेकिन मिसाइल हमलों की वजह से आग लगने की घटनाएं कई जगह पर हुई, जिससे चारों तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। खबर है कि रूसी हमलों को देखते हुए वहां के प्रशासन को शहर खाली करने की भी अपील करनी पड़ी, ताकि बचे हुए लोगों की जान सुरक्षित रह सके। उधर यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पूर्वी इलाके के ज्यादातर एरिया पर पुतिन की सेना अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और ऐसे में यूक्रेन अपने दक्षिण पूर्व में रूसी सेना को किसी तरह की बढ़त हासिल नहीं करने देना चाहता। इसीलिए उसने ज़ापोरिज़िया में जारी जंग में पहली बार अमेरिका से मिले बेहद ताकतवर हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिनसे किए गए हमलों का एक वीडियो भी उसने जारी किया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक हाइमार्स की मदद से रूसी सेना के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करते नजर आए। अमेरिकी रॉकेट सिस्टम से दागी गई मिसाइलें जब अपने तय टारगेट पर गिरी तो वहां जोरदार धमाके होते दिखाई दिए और कुछ देर के लिए पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढक गया।
यूक्रेन की सेना ने इन हमलों में रूसी फौज के कई अहम ठिकाने तबाह करने का दावा किया। मतलब यह कि अमेरिका के एकदम हाईटेक और मीडियम रेंज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हाइमार्स ने यूक्रेन में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया, जो एक ऐसा चलता फिरता हथियार है जिसकी मदद से एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर ही फटती हैं। इस रॉकेट सिस्टम की रेंज भी ज्यादा है और निशाना भी बेहद सटीक है। इसकी मदद से 80 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। इसलिए यूक्रेन काफी वक्त से डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से इसकी मांग कर रहा था। हालांकि अमेरिका से इनकी खेप पहुंचने से पहले यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पुतिन की सेना ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। और एक दिन पहले ही रूस पूरे लुहांस्क पर अपना कंट्रोल होने का दावा कर चुका है, जिसके बाद उसकी सेना ने डोनेस्क में पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि लुहांस्क और डोनेस्क हाथ में आते ही पूरे डॉनबास पर रूसी सेना का अधिकार हो जाएगा, जिसके बाद रूसी सेना के लिए यूक्रेन के दक्षिण पूर्व के इलाकों पर चढ़ाई का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी वजह से यूक्रेन ने वहां पहले ही अपनी मोर्चाबंदी मजबूत करनी शुरू कर दी। उसे उम्मीद है कि वहां की जंग में अमेरिका से मिले आधुनिक और शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम हाइमार्स उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और यूक्रेन की यह रणनीति कारगर भी साबित होती दिख रही है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के इस हथियार ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है, जिसका अचूक वार रूस के सैनिकों की हिम्मत तोड़ने लगा है। रूसी सेना की परेशानी यह है कि हमले काफी दूर से होने की वजह से उसके टैंक के गोलों के लिए उनका शिकार करना मुश्किल साबित हो रहा है। और जिस बात से रूस सबसे ज्यादा डरा हुआ है वो ये कि जरूरत पड़ने पर इस रॉकेट सिस्टम की मदद से ऐसी मिसाइल भी दागी जा सकती हैं जिनकी रेंज करीब 300 किलोमीटर होती है। मतलब रूस के कई इलाके भी इसकी जद में आएंगे। अमेरिका ने फिलहाल यूक्रेन को 4 हाइमार्स दिए हैं, लेकिन खबर है कि रूस की फौज में इनके बढ़ते खौफ को देखते हुए उसने जल्द ही ऐसे 4 और रॉकेट सिस्टम यूक्रेन भेजने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़ और रत्नागिरी में अगले 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट। गोवा में 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुलदार का रेस्क्यू किया गया। यह गुलदार रिहायशी क्षेत्र काशीपुरा में घुस गया था। बिहार के गया जिले में रेलवे स्टेशन से मोबाइल की चोरी। आरोपी युवक का चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उधर यूक्रेन ने रूस पर अनाज की चोरी का आरोप लगाते हुए तुर्की से इस मामले की जांच करने की मांग की है। असल में काला सागर में तुर्की के तट पर पिछले कुछ दिनों से एक मालवाहक जहाज खड़ा है, जिस पर रूस का झंडा लगा हुआ है। और यूक्रेन का दावा है कि उस जहाज पर हजारों टन अनाज मौजूद है। इसके साथ ही यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूस उसके बंदरगाहों से भारी मात्रा में अनाज की चोरी करने में जुटा है, जिसे वो दूसरे देशों तक सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। असल में दक्षिणी यूक्रेन के कई बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और पुतिन की सेना ने वहां से अनाज की सप्लाई करने पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से सैकड़ों जहाज वहां फंसे हैं। क्योंकि रूस ने कई बार वो ये कह चुका है कि वो उन बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई तब तक नहीं होने देगा जब तक पश्चिमी देश उस पर लगाए गए प्रतिबंध हटा नहीं देते। और इसी वजह से करीब 4 लाख टन अनाज यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पा रहा। यूक्रेन यूरोप के कई देशों के अलावा अफ्रीका के भी कुछ देशों का अनाज की सप्लाई करता है, लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से ही ये काम ठप पड़ा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के कई देशों में अनाज संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच तुर्की के तट पर रूसी जहाज की तस्वीरें सामने आने के बाद यूक्रेन ने पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। खबर है कि वहां एक नहीं बल्कि 3 बड़े जहाज पिछले कुछ दिनों से रुके हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन ने तुर्की से उन जहाजों की जांच करवाने की मांग कर दी, ताकि रूस पर लगाए गए उसके आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। देवी काली की विवादास्पद तस्वीर मामले पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। फिल्मकार लीना मणिमेकली के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दिल्ली और यूपी में केस दर्ज किए गए। उसके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है। उधर कनाडा में भारतीय दूतावास ने भी इस मामले में वहां की सरकार से अपनी आपत्ति जताई और वहां ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर रोक लगाने की मांग की। तमिलनाडु में पैदा हुई लीना मणिमेकली अभी कनाडा में रहती हैं। उधर बीजेपी ने भी देवी काली पर बने इस विवादास्पद पोस्टर को गलत बताया। किसी भी धर्म के भगवान हो, पैगंबर हो, उन्हें इस रूप से दिखाना उचित नहीं है। इस बीच जर्मनी में कई बड़े उद्योग ठप होने की कगार पर हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण खड़े हुए गैस के संकट ने जर्मनी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। माना जा रहा है कि ये महीना खत्म होते ही जर्मनी तक रूस की गैस पहुंचनी पूरी तरह बंद हो जाएगी।
जिसका मतलब यह है कि वेंटिलेटर पर सांस ले रही जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ सकती है। पहले ही जर्मनी तक पहुंचने वाली रूस की गैस में बहुत बड़ी कटौती हो चुकी है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए रूस से जर्मनी पहुंचने वाली गैस से सप्लाई 60% तक कम की जा चुकी है। इससे भी बड़ी आफत यह कि हालात बेहतर होने की नहीं बल्कि और बिगड़ने की आशंका है। चर्चा है कि जुलाई के अंत से ही रूस से जर्मनी को गैस मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा। अभी से ही जर्मनी में उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। वहाँ के कारखानों में ईंधन के तौर पर गैस का ही इस्तेमाल होता है। ऊपर से कोयला जलाकर बिजली बनाने पर जर्मनी में पहले से रोक है। इसीलिए वहाँ के कारखानों के पास गैस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर विकल्प बनाया भी जाएगा तो वो रातों रात तैयार नहीं होगा। इसीलिए जर्मनी में हाहाकार मच चुका है। वहाँ की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ने चेतावनी दी है कि जर्मनी का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह ढहने वाला है। जर्मन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के नेता इन्हीं मुद्दों पर जर्मनी के चांसलर से भी बात कर चुके हैं। लेकिन उनकी किसी परेशानी का हल नहीं निकला, क्योंकि फिलहाल जर्मनी की सबसे बड़ी मुश्किल गैस की किल्लत है। रूस की गैस का विकल्प ढूंढने में जर्मनी 4.5 महीने से लगा है, लेकिन अब तक उसे परेशानी का कोई हल नहीं मिला। दूसरी तरफ परेशानी भी बढ़ती चली गई। पहले नॉर्थ स्ट्रीम 2 शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। फिर नॉर्थ स्ट्रीम 1 से होने वाली सप्लाई में कटौती हुई, फिर कटौती बढ़ा दी गई और अब पूरी तरह सप्लाई बंद होने वाली है। वहां के उद्योगों ने मांग की है कि घरों को गर्म करने के लिए होने वाले गैस के इस्तेमाल की सीमा तय की जाए ताकि गैस उद्योगों को मिल पाए। लेकिन जर्मनी के लिए इस तरह का फैसला लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों में सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियां आने का सीधा मतलब ये है कि गैस की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। लोगों के लिए ठिठुरन पैदा करने वाले मौसम में बिना गैस के जीना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से जो थोड़ी बहुत गैस जर्मनी को अभी मिल भी रही है उसकी कीमत सारे गणित बिगाड़ चुकी है। वहाँ जरूरत की हर चीज महंगी हो चुकी है। महंगाई दर वहाँ दशकों बाद 8% के करीब बनी हुई है। जर्मनी के अर्थशास्त्री तो आशंका जता रहे हैं कि साल खत्म होने तक वहाँ महंगाई दर 20% के करीब पहुंच सकती है। लेकिन ये केवल जर्मनी की चिंता बढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि जर्मनी से मिलते जुलते हालात यूरोप के कई देशों में बन चुके हैं। मतलब ये कि रूस को नाराज करने की कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ रही है। वैसे भी जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इतना बड़ा जहाज डूबने की नौबत आ गई तो पूरे समंदर में भूचाल आना तय हो जाएगा। जर्मनी पर कई मामलों में यूरोप के दूसरे देश भी निर्भर हैं। गाड़ियां और गाड़ियों के पुर्जे, कई तरह के अलग अलग केमिकल और कंप्यूटर में लगने वाले कई बड़े उपकरण यूरोप में जर्मनी ही भेजता रहा है। जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री की वजह से ही यूरोप के कई देशों में उद्योग धंधे चलते हैं। अगर जर्मनी अपने घुटनों पर आ गया तो असर पूरे यूरोप पर होगा। ऊपर से पुतिन तो अब तक यूरोप और अमेरिका के सब्र का इम्तिहान ही ले रहे हैं। यूक्रेन की जंग जिस धीमी रफ्तार से चल रही है वो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है। माना जा रहा है कि अभी ये जंग कुछ महीने और इसी तरह से चलेगी। जब तक यूक्रेन और रूस की जंग खत्म नहीं होती तब तक यूरोप का आर्थिक संकट भी खत्म होना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। इंदौर में बारिश के पानी में फंसी एक कार को लोगों ने रस्सी बांधकर बाहर निकाला। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। साथ ही हरदा में तेज बारिश से कई मकानों में पानी घुस गया, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को प्रशासन ने होमगार्ड के जवानों की मदद से बचाया। और सभी को और इसी बीच बड़ी खबर आपको कुलगाम से बता रहे, जहां पर 2 आतंकियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। लगातार सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जिसके बाद सुरक्षा बल चुन चुन के आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहा है। लेकिन इसी बीच सुबह आज मुठभेड़ हुई सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच, जहां पर 2 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। अब इनसे जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये किस जगह से आए हैं और कहां के ये बताए जा रहे हैं। तो कुलगाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 आतंकवादियों की तरफ से सरेंडर जो है किया गया है। साथ ही कौन से दल से ये आतंकवादी हैं इसके बारे में अब जानकारी जो है जुटाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि किस तरीके से शांति व्यवस्था भारत की जो है वो भंग की जा सके, और इसीलिए रोज अपने आतंकवादियों को सरहद पर हिंदुस्तान की वो भेजने की कोशिश कर रहा है। और आए दिन वहां पर तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों की तरफ से सरेंडर किया गया है। 2 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है सेना की तरफ से।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुलगाम में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके बाद फायरिंग का भी सिलसिला जारी रहा काफी देर तक, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी किया है, कहा कि पेरेंट्स लाए गए, यानी जो लोकल 2 मिलिटेंट थे, जो पुलिस का कहना है कि उनका ताल्लुक लश्कर से था और टीआरएफ से भी था, उसके बाद उनके पेरेंट्स को लाया गया, माँ बाप को, उनकी अपील पे उन्होंने सरेंडर किया है, ये पुलिस ने बता दिया। फिलहाल हालांकि ऑपरेशन वहां पे चल रहा है, क्या कुछ और मिलिटेंट वहां पे हैं या अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 मिलिटेंट उन्हें सरेंडर किया है और उन्होंने पेरेंट्स को लाया था, क्योंकि यहाँ प्रोसीजर ही ऐसा है कि जब भी लोकल मिलिटेंट्स कहीं पे फंसे होते हैं, उनके पेरेंट्स को लाया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने बच्चों को जो है सरेंडर करने के लिए कहें ताकि वो वापस आ जाएं और उनको एनकाउंटर में मारा ना जाए। लेकिन अक्सर हमने देखा कि ये अपील जो है कारगर साबित नहीं होती है, नहीं मानते हैं वो जो मिलिटेंट होते हैं और उसके बाद मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं। लेकिन इस बार पुलिस का कहना है कि दोनों ने सरेंडर किया है पेरेंट्स। बिल्कुल रिफत, और आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पाटन में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बल ने आईईडी हमले को नाकाम कर दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर आईईडी बरामद किया गया है पुलिस की तरफ से। जम्मू कश्मीर के पाटन में सुरक्षा बलों ने दरअसल आईईडी, जो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे, सुरक्षा बल जो वहां मौजूद है, उन्होंने आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी हमले को नाकाम भी कर दिया और आए दिन ये कोशिशें लगातार जारी हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर शांति व्यवस्था भंग की जा सके। और इसी बीच देखिए, एक तरफ 2 आतंकवादी जिन्होंने सरेंडर किया और दूसरी तरफ पाटन में हाईवे पर एक आईईडी बरामद हुआ, जिसे हालांकि सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से उसे नाकाम कर दिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, क्या जानकारी है? देखिए, ये पट्टन बारामूला का एरिया है, नेशनल हाईवे है, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, उसी तरीके से श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है। वहां पे ऐसा समझा जा रहा है कि मिलिटेंटों ने आईईडी प्लेस की थी सुरक्षा बलों को टारगेट बनाने के लिए, लेकिन सुरक्षा बल जो है रोड ओपनिंग पार्टी जो होती है, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया। अभी उस आईईडी को नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक बड़े हादसे को टाला गया है, क्योंकि वक्त पर जो है ये आईईडी डिटेक्ट की गई, इससे पहले भी कई आईईडी डिटेक्ट की गई, उसके बाद डिफ्यूज की गई और उसके बाद डिस्ट्रॉय की गई कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए। अभी इस आईईडी को भी जो है कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए जाया किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने एक बड़े हादसे को टाला है। बिल्कुल, और देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश जो है, क्योंकि लगातार ये जो है कोशिश की जाती रही है और आईईडी जो बरामद किया गया है पाटन में हाईवे पर, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से इस आईईडी को जो है नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम हुई, पुलवामा में जिस तरीके से हमला हुआ था वो कोई नहीं भूल सकता, लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और साथ ही उदयपुर हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए ने अपनी एफआईआर में इस बात को माना है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उदयपुर में कन्हैया लाल की 28 जून को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एनआईए ने पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद 29 जून को एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में कन्हैया लाल के बेटे के बयानों के आधार पर जो है दर्ज की गई थी। एनआईए की एफआईआर के साथ ही गृह मंत्रालय का वो आदेश भी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि देश भर में दहशत फैलाने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए उदयपुर की घटना को अंजाम दिया गया और इसीलिए इस जघन्य मामले की संवेदनशील जांच बेहद जरूरी है। तो कन्हैया के बेटे के बयान के बाद ये एफआईआर जो है दर्ज की गई। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर किस तरीके से मर्डर की जो एफआईआर कॉपी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, इससे माहौल जो है खराब होता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे दहशत के लिए, देखिए किस तरीके से हत्या कर दी गई थी, वो हर किसी ने देखा था। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे गिरफ्त में हत्यारे अब आ चुके हैं, लेकिन इस बात को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर मकसद क्या था इस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या का। क्या कोई सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही थी और क्या कितने दिनों से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, इसमें क्या और भी लोग शामिल हैं, और विदेशी फंडिंग का जिक्र क्योंकि लगातार इसमें निकलकर सामने आ रहा है।
उदयपुर मर्डर में एनआईए ने हैदराबाद में मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नाम के शख्स के आवास पर छापेमारी की है, जो बिहार के भागलपुर के मछलीपुर का निवासी है। एनआईए ने उसे 14 जुलाई को पेशी के लिए बुलाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हैदराबाद में छापेमारी जो है लगातार की जा रही है और जो शख्स है उसे बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं उदयपुर हत्याकांड में एक बड़ी साजिश से पर्दा उठा। खबर है कि कन्हैया लाल की हत्या की प्लानिंग 10 दिन पहले ही कर ली गई थी। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि कन्हैया लाल समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई थी, जिसके लिए 17 जून को उदयपुर में एक बैठक हुई थी, जिसमें कन्हैया लाल समेत 2 और लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था, जिनमें एक व्यापारी भी शामिल था। खबर है कि उदयपुर हत्याकांड की प्लानिंग के लिए हुई इस बैठक में आरोपी रियाज और गौस के अलावा आधा दर्जन लोग शामिल थे। यानी उदयपुर हत्याकांड से 10 दिन पहले ही इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ कन्हैया लाल की जान गई, बाकी 2 लोग बच गए। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी 2 लोगों की हत्या का जिम्मा रियाज और गौस के पास नहीं था। उनकी हत्या साजिश में शामिल दूसरे लोगों को करनी थी। इस षड्यंत्र में 2 मौलाना और 2 वकीलों के शामिल होने की खबर है, जिन तक पुलिस पहुंच गई और उनसे पूछताछ चल रही है। पता चला है कि हत्याकांड का षड्यंत्र रचते समय रियाज ने खुद कहा था कि वो और गौस कन्हैया लाल को मारेंगे, जिसके बाद इसकी जानकारी असली मास्टरमाइंड को दी गई। खबर है कि ये मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी लोग थे। इससे पहले खबर थी कि रियाज और गौस पाकिस्तान के संगठन दावत-ए-इस्लामी के इशारे पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके तार तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ रहे हैं। ये वही तहरीक-ए-लब्बैक है जो खुद को एक राजनीतिक पार्टी कहता है, लेकिन है एक आतंकी संगठन, क्योंकि भारत ही नहीं पाकिस्तान भी इस पर बैन लगा चुका है। लेकिन माना जाता है कि दावत-ए-इस्लामी के पीछे छिपकर तहरीक-ए-लब्बैक अपनी चालें चलता रहता है। कहा यह जा रहा है कि उदयपुर बैठक में गौस, रियाज और बाकी के लोगों के साथ जो फैसला लिया गया उसकी पूरी जानकारी तहरीक-ए-लब्बैक और दावत-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी सलमान हैदर और अबू इब्राहिम को दे दी गई थी। यानी सलमान हैदर और अबू इब्राहिम ही वो 2 लोग हैं जो उदयपुर हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड कहे जा सकते हैं, क्योंकि रियाज और गौस ने उन्हीं के इशारों पर मौत का खुला खेल खेला। जांच एजेंसियों को तो ये तक पता चला है कि तहरीक-ए-लब्बैक पिछले 1 साल से राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की खतरनाक साजिश रच रहा था, जिसके लिए वो गौस का इस्तेमाल कर रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक का सलमान पिछले 1 साल से गौस को भड़काऊ वीडियो भेज रहा था, जिनमें हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें होती थी। अभी तक की जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से आया हर वीडियो हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का हथियार था, क्योंकि उनमें केवल हिंसा और गुस्सा फैलाने वाला कंटेंट होता था। यानी पाकिस्तान में बैठा सलमान भारत में बैठे अपने प्यादों को चला रहा था। उसने उन्हें इस हद तक उकसा दिया था कि रियाज और गौस ने कन्हैया लाल का गला काट दिया। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि 17 जून को जो बैठक हुई उसमें 3 लोगों को मारने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच उदयपुर हत्याकांड से पाकिस्तान के तार जुड़ने के साथ सनसनी फैल गई। अपना नाम आने के बाद दावत-ए-इस्लामी सफाई देता फिर रहा है, लेकिन खबर है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा सलमान दावत-ए-इस्लामी के 6 धर्मगुरुओं के संपर्क में है और वो उन्हीं के जरिए सारा ऑपरेशन कर रहा है। यानी दावत-ए-इस्लामी का दामन साफ नहीं है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद हर चाल से पर्दा उठ रहा है और तहरीक-ए-लब्बैक और दावत-ए-इस्लामी का गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड मिली है। आपको जानकारी दे दें कि हत्या के एक केस में आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई और उस मामले में 5 दिन की रिमांड अमृतसर पुलिस को दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अमृतसर पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड 5 दिन की दी गई है। आज ही कोर्ट में पेशी हुई थी सुबह 8 बजे और उसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड अमृतसर पुलिस को दे दी गई है। यानी कि 5 दिन तक अब अमृतसर पुलिस की कस्टडी में रहेगा लॉरेंस बिश्नोई। उससे पूछताछ की जाएगी उस मर्डर केस को लेकर जिसका आरोप लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगा हुआ है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाने की कोशिश हो सकती है और इसीलिए पुलिस ने एहतियातन लॉरेंस को अमृतसर से मोहाली शिफ्ट कर दिया था। आपको ये बताते भी हैं कि आखिर इस शिफ्ट की जरूरत जो है क्यों आन पड़ी। देखिए, 28 जून को लॉरेंस को की रिमांड मिली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे अमृतसर जेल में नहीं रखा गया, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली के एसटीएफ कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। तकरीबन 7 दिनों तक लॉरेंस को वहीं पर रखा गया और इसी दौरान प्रदेश की तमाम एजेंसियों ने वहीं लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की और तमाम सवाल उनसे वहां पर पूछे गए थे। लेकिन इन सबके बीच में सिक्योरिटी को देखते हुए जो है लॉरेंस बिश्नोई को शिफ्ट किया गया।
मतलब ये कि वारदात के वक्त वहां 6 शूटर मौजूद थे, लेकिन मूसेवाला पर पहली गोली मनप्रीत सिंह मन्ना ने चलाई थी। असल में मूसेवाला हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सुलझा नहीं सकी है। हर गुजरते दिन के साथ इस जघन्य हत्याकांड से जुड़ी नई नई थ्योरी सामने आ रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि शूटर मनप्रीत सिंह मन्ना ने सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। सूत्रों का कहना है कि वारदात वाले दिन यानी 29 मई को वो कोरोला कार में बैठा था और उसके पास AK-47 राइफल थी और उसी ने सबसे पहले मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाई थी। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि AK-47 से निकली गोली लगने से ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि मूसेवाला के मरने के बाद वहां मौजूद बाकी शूटरों ने सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की नजरों में अपना कद बढ़ाने के लिए बारी बारी से आधुनिक हथियारों से उस पर फायरिंग की थी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मनप्रीत सिंह मन्ना लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और खतरनाक शार्प शूटर है, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। और दिल्ली पुलिस ने शूटर अंकित शेरशाह से पूछताछ के बाद यह भी दावा किया कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने मनप्रीत को मूसेवाला पर पहली गोली चलाने का आदेश दिया था। पूछताछ में अंकित शेरशाह ने बताया कि लॉरेंस और गोल्डी सबसे ज्यादा मनप्रीत पर ही भरोसा करते थे, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि बाकी 5 शूटर सिर्फ अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए और पैसों के लालच में इस हत्याकांड में शामिल हुए थे और सभी को वारदात अंजाम देने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि सिर्फ मनप्रीत ही एक ऐसा शूटर था जिसने ये काम पैसों के लिए नहीं किया था, बल्कि वो गैंग के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए इस ऑपरेशन में शामिल हुआ था। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने से पहले मनप्रीत के ऊपर कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं था और अपने पिता और 2 भाइयों के साथ मिलकर फर्नीचर की एक दुकान चलाता था। लेकिन एक छोटी सी घटना की वजह से मनप्रीत की पूरी दुनिया बदल गई। पुलिस का दावा है कि उसकी चचेरी बहन को बम्बिहा गैंग के बदमाश अक्सर परेशान करते थे, जिसके बाद मनप्रीत ने उन बदमाशों को सबक सिखाया था। लेकिन 2017 में हुए एक झगड़े की वजह से वो फरीदकोट जेल पहुंच गया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जेल के अंदर उसका विवाद बम्बिहा गैंग के बदमाश हरजीत सिंह उर्फ पेंटा से हो गया था। दावा किया जा रहा है कि इस विवाद की वजह से पेंटा ने जेल में ही मनप्रीत की जमकर पिटाई कर दी थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि मनप्रीत की पिटाई पेंटा के इशारे पर हुई थी, लेकिन इसका मास्टरमाइंड बम्बिहा गैंग का सबसे खतरनाक शूटर सुखप्रीत बुड्ढा था, जिसने बाद में जेल में मनप्रीत की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि सुखप्रीत बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का जानी दुश्मन है, जिसे 12 अगस्त 2019 को इंटरपोल ने रोमानिया में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे भारत लाया गया और इस वक्त वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। दावा है कि जेल में रहते हुए भी सुखप्रीत बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुटा था, जबकि लॉरेंस और गोल्डी भी सुखप्रीत बुड्ढा और हरजीत सिंह उर्फ पेंटा को मारने का मौका ढूंढ रहे थे। और ये मौका तब मिला जब सुखप्रीत बुड्ढा और पेंटा ने मिलकर मनप्रीत की जेल में पिटाई करा दी थी। आरोप है कि जेल में पिटाई के दौरान बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने उसकी पगड़ी तक उछाल दी थी और उसकी चप्पलों से पिटाई की थी, जिसे मनप्रीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान जेल के अंदर ही मनप्रीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के संपर्क में आया और वो गैंग के लिए काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में मनप्रीत लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बन गया। बताया जाता है कि जेल में हुई पिटाई के बाद से मनप्रीत बदल चुका था। उसके अंदर का कारीगर न सिर्फ मर चुका था, बल्कि वो बदले की आग में जल रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेल से बाहर आने के कुछ दिन बाद ही मनप्रीत ने बम्बिहा गैंग के हरजीत सिंह और पेंटा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया और जांच एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद से ही अभी तक मनप्रीत पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि मनप्रीत पूरे बम्बिहा गैंग से बदला लेना चाहता था, जिसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हवा दी। क्योंकि करीब 2 साल पहले 10 अक्टूबर 2020 को गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी। इसके करीब 1 साल बाद यानी 8 अगस्त 2021 को मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हो गई थी और आरोप है कि दोनों की हत्या बम्बिहा गैंग ने ही करवाई थी। विक्की मिद्दू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और उस दौरान सिद्धू मूसेवाला पर यह आरोप लगा था कि उसने ही विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या करने वाले बम्बिहा गैंग के शूटरों को पनाह दी थी। दावा किया जा रहा है कि मनप्रीत के मन में बम्बिहा गैंग के खिलाफ भरी नफरत को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि बम्बिहा गैंग के खिलाफ मनप्रीत को भड़काकर लॉरेंस बिश्नोई ने उसे मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनप्रीत के दम पर ही जेल की सलाखों के पीछे बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। ये भी बताया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी जिम्मेदारी जग्गू भगवानपुरिया और शूटर फौजी को दी गई थी।
क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियारों की जो खेप पाकिस्तान से पंजाब के तरन तारण पहुंची थी, उन हथियारों को भगवानपुरिया ने ही अपने गुर्गों के जरिए शूटरों तक पहुंचाया था। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि जेल में रहते हुए भगवानपुरिया ने कैसे उन हथियारों की सप्लाई शूटरों तक की थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस शूटर अंकित सिरसा से पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े राज उगलवाने में जुटी है। मूसेवाला की हत्या में शामिल 3 शूटर फौजी, अंकित सिरसा और कशिश पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मनप्रीत सिंह मन्ना के साथ शूटर जगदीप रूपा और शूटर दीपक मुंडी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि तीनों के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छिपने की खबर मिली है और पुलिस की कई टीमें सबूतों और कड़ियों को जोड़ते हुए उन तक पहुंचने में जुटी हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बड़ी जानकारी सामने आई है। गिरफ्त में आए शूटर से पूछताछ में पता चला कि मूसेवाला पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की के हथियारों से हमला किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल, जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन, स्टार पिक्चर और टर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी शामिल है। और वो वीडियो भी आपको याद होगा कि आखिर किस तरीके से विदेशी हथियार लहराते हुए सभी आरोपी नजर आ रहे थे। उधर हरियाणा के सोनीपत जिले के सिरसा गांव में रहने वाला शूटर अंकित का परिवार उसकी करतूतों की वजह से शर्मसार है। घर वालों को यह यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया, क्योंकि आरोप है कि शूटर अंकित न सिर्फ हत्याकांड में शामिल था, बल्कि उसने ही सबसे नजदीक से और दोनों हाथों से मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। लेकिन उसकी इस करतूत से पूरा परिवार शर्मसार है। इस बीच न्यूज 18 की टीम शूटर अंकित के गांव सिरसा पहुंची। इस दौरान गांव में एक अजीब दहशत नजर आई। अंकित के घर की तरफ जाने वाली गलियों में सन्नाटा पसरा था, जबकि उसके घर पर ताला लगा था। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। वैसे तो गांव में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अंकित के बारे में बात नहीं की। इसके बाद अंकित के एक रिश्तेदार नवीन से न्यूज 18 की टीम ने बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अंकित 9वीं फेल है। उसके परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं, जिनमें 3 बहनों की शादी हो चुकी है और बाकी के लोग पास की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन मूसेवाला हत्याकांड में अंकित का नाम सामने आने से पूरा परिवार हैरान है। जी सीधा हमारे पास तो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया था कि भाई उसने ये कर दिया, सिद्धू मूसेवाला मर्डर कर दिया। घर वालों का ये भी कहना है कि अंकित शांत स्वभाव का लड़का है और उसका किसी से कोई झगड़ा तक नहीं था। लेकिन 4 महीने पहले वो अचानक घर से चला गया था और उसके बाद से अंकित का कोई अता पता नहीं था। घर वालों का कहना है कि करीब 3 साल पहले उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था और गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। और ये बात तब पता चली जब झज्जर में अंकित को चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त किसी तरह घर वालों ने उसकी जमानत करवा दी थी, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना और वो लगातार अपराध की दुनिया में बढ़ता चला गया। उसी दौरान उस पर दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत भी एक केस दर्ज किया गया। ये बताया जा रहा है कि इसमें 25 अप्रैल की एक डेट दी गई है और आर्म्स एक्ट का मुकदमा यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन घर वालों के पैरों तले से जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ गया। इसके बाद अंकित के घर पर रोजाना पुलिस वालों का आना जाना शुरू हो गया। उनका कहना है कि अंकित ने पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया और उसे अब जो भी सजा दी जाएगी उन्हें वो मंजूर होगी। जो गवर्नमेंट सजा देगी वो उसे मंजूर होगी। हम डेथ वार्ड पर जो भी साइन कराएंगे हम कर देंगे, जब हम मना नहीं करते। इस वक्त शूटर अंकित सिरसा और उसका साथी सचिन चौधरी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हत्याकांड के बाकी शूटर कहां छिपे। अंकित और सचिन को 3 जुलाई को दिल्ली के ISBT से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच न्यूज 18 की टीम सचिन चौधरी के गांव भी पहुंची, जिस पर मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों की मदद करने का आरोप है। सचिन चौधरी हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है। उसका गांव बोहल भिवानी से करीब 35 किलोमीटर दूर है। अंकित की तरह मूसेवाला हत्याकांड में सचिन का नाम जुड़ने से पूरा गांव हैरान है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने सचिन के घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से ही साफ इनकार कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम सचिन के गांव बोहल में पहुंची है। यहीं पर सचिन का घर है, लेकिन सचिन का परिवार बातचीत नहीं करना चाहता है। लोगों से बातचीत के बाद ये पता चला कि सचिन के पिता गांव के ही स्कूल में टीचर हैं और उनका अपराध से दूर दूर तक नाता नहीं है। लोगों का कहना है कि सचिन भिवानी में ही रहता था और कभी कभी गांव आता था। सचिन तो शकल तो नहीं देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया है। सचिन की गिरफ्तारी के बाद से ही उसके घर पर पुलिस का आना जाना लगा है और गांव के लोग उसके घर के पास जाने से भी कतरा रहे हैं। और इसी
इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, अग्निवीर पद के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। भारतीय वायुसेना में 3000 अग्निवीर पद के लिए 7.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अग्निवीर भर्ती के लिए किस तरीके से 7.5 लाख युवाओं ने आवेदन दिया है, जबकि भर्ती जो है वो सिर्फ 3000 निकली थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अग्निवीर पद के लिए रिकॉर्ड आवेदन दिए गए हैं। पहले जो है किस तरीके से हमने देखा देश भर के अंदर बवाल हुआ देश भर में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। संदीप, हमने देखा था कि आखिर अग्निवीर को लेकर किस तरीके से देश भर के अंदर बवाल हुआ था, लेकिन जिस तरीके से आवेदन हुए हैं उससे कई चीजें साफ हुई हैं। बिल्कुल, देखिए पहले यही लग रहा था कि ये जो योजना आई है वो युवाओं के लिए नहीं है, युवाओं के भले के लिए नहीं, क्योंकि 4 साल की नौकरी है इसमें। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को ये पता लगने लगा है कि इसके फायदे क्या हैं, कैसे देश की सेना मजबूत होगी, उसको देखते हुए जो है अब विरोध भी कम हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो भारतीय वायुसेना ने खोला था अग्निवीर वायु के पद के लिए, और उसमें सिर्फ 3000 इस साल जो है 3000 युवाओं को लेना है इस एयरफोर्स वायुसेना अग्निवीर के उसमें। तो उसमें जो है कल जो है रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं, जितने युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए, वो है 7,49,899, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये बात तो साफ है कि लोगों में, युवाओं में जो है भारतीय सेना में जाने की इच्छा ललक जो है अब भी बरकरार है, और वो हर कोई चाहता है। पहले एक रेगुलर सोल्जर के तौर पर जो है भर्ती के लिए आते थे, और अब जो है वो अग्निवीर के तौर पर जो है भर्ती के लिए आना चाहते हैं। और अभी तो नौसेना और आर्मी का भी रजिस्ट्रेशन जारी है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मूसेवाला केस में फरार शूटर्स की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी करे, और इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम फरार शूटर जगरूप उर्फ रूपा के पंजाब के तरन तारन के गांव पहुंची और उनकी मां से बातचीत की। पता चला कि नशे की वजह से रूपा गैंगस्टर बन गया। रूपा में बदलाव आना शुरू हुआ कैसे? पढ़ता था, मोटरसाइकिल में एजेंसी में लगा था, थोड़ा जिहा ढिला होया तो इत्थों बेचारा बाहर चल गया। इन्हां दे पापा नूं सजा हो गई सी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਰ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉੱਡੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। नशे की लत की वजह से वह इस गैंगबाजी के चक्कर में पड़ा? हाँ, नशे दंग में। कैसे नशे की लत कैसे पड़ी? मैं भाऊ केड़ा नशा ਨੂੰ ਕਰਾਨੀ ਸੀ। ये बताइए ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ किस चीज ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਪੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, मैं ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ नहीं बोल सकती कुछ भी। हाँ, देखिए बहुत बड़ी चीज आपने बोली, जो पंजाब के युवा किस तरीके से पंजाब के युवा नशे के दलदल में फंस रहे हैं। रूपा के ऊपर जो के बारे में ये सब बातें सामने, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये बताइए कि किस किस तरीके का जो रूपा नशा करता था, या कैसी बातें सुनने आती थी? देखो सर, हम झूठ तो ज्यादा बोलते नहीं। ये थोड़ा भी एक मैं ही मां दुखी नशे दे हथों, कई हजारां मावां दुखी, ये मैं नहीं कल्ली दुखी, कई हजारां मावां दुखी। कहते कहते रोने सुनूगी सरकार, सुनूगी? कोई भी मां दी मेरा बच्चा नशा करे, कोई भी मां दी मेरा एडा शेर पोत एडा गैंगस्टर बन जे, कोई कहंदी मां? तुसीं आप सोचो भी कोई कहंदी मां भी मेरा पुत गैंगस्टर बने, नशे दी दलदल विच रुड़ जे। उन्हां मावां नूं जाके पुੱਛ के वेखो जिन्हां दे मावां दे पुत इस तरह नशे दी दलदल विच फसा दित्ते आ। जे अज नौकरियां मिलियां होंदियां, अज बच्चे ना इन्हां कंमां वल नूं जांदे, जदों वेलियां ने रहना नशियां 'च पैना। रूपा के भविष्य के बारे में आप क्या सोचती हैं? अब हुण अज बन गया जिहड़ा पुत दा बनना सी, भविष्य इदों वध के की बनना? कुछ नहीं हुण बन सकदा साडा। नहीं, उसके अब तो जो बनना बन गया, तो पुलिस अगर उसका इनकाउंटर के लिए खोज रही है, आप बतौर पेरेंट क्या मांग करते हैं? माफी की मांग करते हैं या सख्त सजा की मांग करते हैं? असीं तां ने जे तो ने कतल कीता तो उहनूं सख्त सख्त सजा दित्ती जावे। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों में सबसे आगे होने की होड़ मची थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सभी शूटर्स के फोटो और रील सामने आने लगे हैं जो इस वारदात में शामिल थे, और इन्हीं में से एक है कुलदीप उर्फ कशिश। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त बलेरो गाड़ी में प्रियव्रत फौजी के साथ सवार कुलदीप उर्फ कशिश लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में जल्द से हाईलाइट होना चाहता था, ताकि कशिश नाम हर किसी गैंगस्टर की जुबान पर चढ़ जाए। और यही वजह थी कि कुलदीप के कई सारे फोटो सोशल मीडिया पर नजर आने लगे थे।
इस बीच जांच एजेंसियों ने यह दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 2 लड़कियों की मदद से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने का प्लान तैयार किया था। पंजाब के मानसा में 29 मई को मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि 29 मई से पहले भी कई बार मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन हर बार मूसेवाला किसी न किसी तरह लॉरेंस के शूटरों से बचकर निकल जा रहे थे। लेकिन अब पुलिस का दावा है कि उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2 लड़कियों से मूसेवाला की हत्या करवाने की प्लानिंग की थी। और प्लानिंग ये थी कि एक लड़की को पुलिस की वर्दी में और दूसरी को प्रेस रिपोर्टर बनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर पर रेड के बहाने भेजा जाएगा। इसके बाद बाकी शूटर भी पुलिस की वर्दी में ही घर में दाखिल हो जाएंगे और मौका मिलते ही मूसेवाला की हत्या कर देंगे। लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की इस प्लानिंग पर तब पानी फिर गया जब उन्हें फिल्मी स्टाइल में वारदात अंजाम देने के लिए कोई लड़की ही नहीं मिली। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे मामले में शामिल है, लेकिन देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मूसेवाला के हत्यारों के मददगार सचिन चौधरी के हरियाणा के बोहल गांव भी पहुंची। इस दौरान गांव भी में सन्नाटा दिखाई दिया। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सचिन ने पूरे गांव को बदनाम कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोप में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो ताज़ा गिरफ्तारी हुई है उसमें अंकित और सचिन चौधरी की है। सचिन हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सचिन के गांव बोहल में पहुंची है। बोहल में किस तरह से तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहीं पर सचिन का घर है, लेकिन सचिन का परिवार बातचीत नहीं करना चाहता है। हमने सचिन के पिता से बात की जो कि एक स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने फिलहाल बात करने से मना किया है। परिवार में कोई भी सदस्य बात नहीं कर रहा है, लेकिन गांव के लोग यहां पर बैठे हैं, बता रहे हैं कि सचिन के बारे में, उनके परिवार के बारे में उनसे बात कर लेते। कुछ कहना चाहेंगे? सचिन की अरेस्टिंग हुई है। आप बाहर गए? आप कहाँ गए? हम तो यहाँ आके सर हमने नहीं बेरा के रहे। अच्छा, उनके जाना देखा देखा नहीं। उनके माँ बाप को जानते हैं बस। अच्छा, पिताजी तो टीचर हैं उनके? पिताजी टीचर और माँ हाउसवाइफ और दुकान कर रखी है घर पे। अच्छा, और लड़का उसकी माँ ने खोल रखी दुकान। अच्छा, लड़का तो बाहर ही था। लड़का बाहर ही था। पता है क्या करता है? बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे था, कुछ करना चाहता था। ऐसे बता जा रहा BA एमएड किए बस उसमें। अच्छा, और बाकी नहीं बता। अम्मा जी कुछ पता है लड़के के बारे में? देखा है कभी? बेटा मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो कदे देखा ही नहीं। मार पिताजी तो बहुत भाग वाले आदमी। आपको पता है वो क्यों चर्चा में इस टाइम गांव में? वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर फौजी और कुलदीप का एक गाना सामने आया है, जिसमें वो गाने के जरिए मूसेवाला को मारने की बात कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों शूटरों का यह गाना हत्याकांड से कुछ रोज पहले का है, जिसमें वो खुलेआम सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी करने और उन्हें दिन दहाड़े मौत के घाट उतारने को ऐलान कर रहे हैं। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेगी, अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होवेगी। कातिलों के इस रैप पर एक तस्वीर भी लगी है, जिसमें शूटर प्रियव्रत और फौजी और कुलदीप दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप ने दोनों हाथों में पिस्तौल ले रखी है, जबकि फौजी सिगरेट पीते हुए मोबाइल फोन पर बात करता दिखाई दे रहा है। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेगी, अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होवेगी। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो मूसेवाला हत्याकांड यानी 29 मई से पहले का है, जो अब सामने आया है। एक रोज पहले ही मूसेवाला को मारने के बाद शूटरों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कार के अंदर वारदात में शामिल 5 बदमाश गाने पर झूमते और पिस्तौल लहराते दिखाई दिए थे। शूटर अंकित शेरसा, दीपक मुंडी और कपिल नाम का एक बदमाश कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कार चलाने वाले बदमाश का नाम सचिन चौधरी है, जबकि ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा बदमाश फौजी है, जो गाने पर झूमते हुए मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा है। अमरावती हत्याकांड के आरोपियों पर NIA का शिकंजा कस गया। उमेश कोले की हत्या के आरोपियों से NIA की टीम ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। वहीं अमरावती हत्याकांड के फरार आरोपी शमीम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस बीच VHP ने कलेक्टर के जरिए CM को खत भेजा, जिसमें उमेश कोले के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की गई। अजमेर से हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती गिरफ्तार हो गया। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने वीडियो जारी करके नुपुर शर्मा का सर कलम करने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक सलमान चिश्ती नाम का यह खादिम एक हिस्ट्री शीटर है।
चिश्ती ने ऐसे वक्त में ये वीडियो जारी किया जब पूरे देश में उदयपुर और के कन्हैया और अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड से बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के लिए धमकी भरा एक वीडियो जारी किया जिससे हड़कंप मचा हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के लिए उकसाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया। अब उसे अजमेर से ही गिरफ्तार किया गया। तो गौर चिश्ती का वीडियो सामने आने के बाद अब कन्हैया लाल के मर्डर का अजमेर कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है। तो देखिए, क्योंकि 17 जून को गौहर चिश्ती ने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की थी। गौहर चिश्ती ने सिर तन से ज्यादा का एक नारा लगाया था। 17 जून को ही कन्हैया लाल के मर्डर की साजिश भी रची गई थी। साजिश वाली बैठक में गौस मोहम्मद और रियाज के साथ साथ 6 से 7 लोग शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद 28 जून को कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया था। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर असम की, जहां पर असम में लाखों लोग बेघर हो गए। असम में बाढ़ से घर फसल सब बर्बाद। मोरी गांव जिला बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित। हजारों लोग सड़क पर रहने को मजबूर। मुंबई के दहिसर इलाके में एक तालाब में नहाने गए 2 युवक डूब गए। एक युवक की मौत, दूसरे युवक की तलाश जारी। चंडीगढ़ में सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आए सामने। सड़क पर चल रहे लोग बाल बाल बचे। कार में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई। उदयपुर हत्याकांड का समर्थन करना एक छात्र को महंगा पड़ा। अजमेर में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने हत्यारे का समर्थन करते हुए उनका फोटो अपने व्हाट्सएप पर लगाया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी का नाम वाहिद बताया जा रहा है, जो कश्मीर का रहने वाला है। स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के थ्रू में अवेलेबल हुए हैं। उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू उस आईडी का पता लगाया गया और देखा गया कि किस फ़ोन नंबर से वो चालू है। तो उसकी लोकेशन अभी इनिशियली JNK में आ रही है। वो स्टूडेंट बताया जा रहा है कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का अजमेर में रहा है। हम छानबीन कर रहे हैं कि वो उसका क्या अजमेर से कनेक्शन है और कौन कौन लोग उसके साथ अजमेर में से कनेक्टेड हैं। जो भी लोग इस तरह से सस्पेक्टेड होंगे उनको आइडेंटिफाई करके जो भी अनुसंधान में सामने आएगा उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना से लेकर कराची तक आसमान में कई घंटों तक हड़कंप मचा रहा। दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया गया कि इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। वहीं दिल्ली से पटना पहुंची गो एयर की उड़ान को भी तकनीकी दिक्कत की वजह से बिना लैंड किए ही लौटना पड़ा। इसके बाद विमान में बैठे यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट से पटना भेजा गया। अमरावती हत्याकांड में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उमेश कोल्हे का सर कलम करने के मंसूबे के साथ आरोपी आए थे। फुटपाथ पर बैठे लोगों को अपनी तरफ आता देख उमेश कोल्हे पर चाकुओं से कई वार करके भाग गए थे आरोपी। सूत्रों के मुताबिक अगर उमेश कोल्हे का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए आता तो उसकी भी हत्या की साजिश रची गई थी। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब NIA को अमरावती केस में 8वें आरोपी शमीम की तलाश है, जिसकी उमेश कोल्हे हत्याकांड में अहम भूमिका मानी जा रही है। और इसी बीच खबर यह भी है कि उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपियों को NIA अमरावती से मुंबई ले जाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले उमेश कोल्हे की हत्या के मुख्य आरोपी इरफान शेख समेत सभी 7 आरोपियों को 1 रोज पहले NIA की कस्टडी में भेज दिया गया था। अमरावती हत्याकांड के आरोपियों से NIA की टीम ने लगातार करीब 1.25 घंटे तक पूछताछ की और इसी दौरान हत्याकांड से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठी की गई, जिसके बाद कई और लोगों की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद अब NIA की टीम जो सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन है उससे निकल चुकी है। इसके पहले जो SP थे विक्रम कलाट वो भी निकल चुके हैं। कुल 5.25 घंटे के आसपास जो है 7 आरोपियों से NIA की टीम ने पूछताछ की है और जो जानकारी सामने आ रही है कि पूछताछ अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि आरोपी अभी भी जो है इसी पुलिस स्टेशन जो सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन है इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और उनसे अभी भी पूछताछ लगातार जारी रहेगी। अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक युवक को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अमरावती पुलिस के सामने
ये धमकी की चौथी शिकायत है। वहीं इस पूरे मामले में अमरावती पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिन्हें भी धमकियां मिल रही हैं वो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। शिकायत दर्ज कराने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। और इसी बीच अमरावती मर्डर से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी उमेश कोल्हे पर वार करते हुए नजर आए। इसमें आरोपी बाइक से आते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। वीडियो में जो दिख रहा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उमेश कोल्हे को पहले घुटने के बल बैठाया गया, फिर उन पर चाकुओं से वार किया गया। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS भी ऐसे वीडियो जारी करता रहा है जिसमें वो घुटने के बल पर बैठाकर गला रेत देता है। अमरावती हत्याकांड में मारे गए उमेश कोल्हे एक व्हाट्सएप ग्रुप का शिकार हो गए। देखिए, सूत्रों के मुताबिक उमेश कोल्हे ने ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक विवादित पोस्ट डाली थी। ये पोस्ट बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान से संबंधित थी और इस ग्रुप में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के एक मेंबर ने कोल्हे के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और इस ग्रुप का नाम कलीम इब्राहिम ग्रुप था। पोस्ट देखकर इस ग्रुप के मेंबर बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उसी के बाद उन्होंने उमेश कोल्हे से बदला लेने का फैसला लिया। तो अमरावती के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह का दरअसल ये कहना है कि पुलिस अब मुख्य आरोपी इरफान के रहबर नाम के एनजीओ की फंडिंग की भी जांच कर रही है। इरफान के एनजीओ के 3 बैंक अकाउंट हैं जिसमें से एक अकाउंट का भी फिलहाल स्टेटमेंट मिला है जिसमें एक भी रुपए नहीं है। बाकी के अकाउंट की डिटेल्स निकाली जा रही है। इस केस में 7 आरोपी हमने अभी तक गिरफ्तार किए हैं। इसमें एक आरोपी अभी और बचा हुआ है जिसका रोल अभी तक बाकी आरोपियों के इंट्रोगेशन में उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। उसको इरफान ने ही बाइक दी थी और बाइक पर वो जिस आरोपी ने हत्या की उसको उस बाइक पर बैठ के उसने बाइक स्टार्ट रखी थी और जिस आरोपी ने हत्या की वो उस बाइक पे पीछे बैठ के इसके साथ भागा था। उसका नाम शमीम है और उसको अभी हम ढूंढ रहे हैं। इससे पहले अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने उमेश कोल्हे के परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान रवि राणा ने पुलिस कमिश्नर आरती सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ की सीपी अमरावती की आरती सिंह, उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की। यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार के प्रेशर में अगर अमरावती की सीपी आरती सिंह इस केस को रॉबरी में डाइवर्ट कर रही है और इस केस को 12 दिन तक कहीं पिक्चर में न लाते हुए, किसी से डिस्कस नहीं करते हुए, हमारे जैसे लोग प्रतिनिधि जब पूछते तो हमको कुछ नहीं बताया उन्होंने, पर यहाँ की गार्डियन मिनिस्टर के बोलने पे और महाविकास आघाड़ी के प्रेशर में इस केस को दबाने का काम यहाँ की सीपी आरती सिंह ने किया है। और आरोपियों से एनआईए की पूछताछ के बीच इस हत्याकांड का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग बीच सड़क पर उमेश कोल्हे पर वार करते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने पर उनकी 21 जून को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका एक नया वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो वारदात की जगह के पास मौजूद एक स्कूल में लगे सीसीटीवी का है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से वीडियो में दिखाई दे रहे लोग साफ नहीं नजर आ रहे, लेकिन दावा किया गया कि इस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें एक उमेश कोल्हे हैं जो सड़क पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं, जबकि उनके आसपास नजर आ रहे लोग उन पर चाकुओं से हमला बोल रहे हैं। दावा किया गया कि 21 जून को आरोपियों ने उमेश कोल्हे की हत्या को पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया और इसके लिए बाकायदा हत्या के आरोपियों ने उनकी दवा की दुकान से लेकर उनके घर तक के रास्ते की रेकी की थी। 2 रोज पहले ही एक और वीडियो सामने आया था जिसमें उमेश की दवा की दुकान के पास मौजूद एक स्कूल की बिल्डिंग के पास 3 आरोपी दिखाई दिए थे, जो रात के करीब 10:30 बजे उसी रास्ते पर दिखाई दिए जिस रास्ते से रोज उमेश अपनी दुकान से घर जाते थे। दावा किया गया कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए वीडियो में दिखाई दे रही एक बाइक और एक स्कूटर पर सवार 3 आरोपी उमेश कोल्हे का पीछा कर रहे थे। उस वक्त दुकान बंद करके घर जा रहे उमेश अपनी स्कूटी पर सवार थे। बताया गया कि उनसे कुछ ही दूरी पर उनका परिवार एक दूसरी गाड़ी में था, लेकिन तभी उमेश कोल्हे के पीछे लगे हत्यारों ने वहां के घंटाघर के सुनसान इलाके में उन्हें घेर लिया और फिर चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने वारदात के कुछ ही दिन बाद उमेश कोल्हे के दोस्त और पेशे से डॉक्टर यूसुफ खान समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हत्या की पूरी प्लानिंग करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर तरह की मदद करने वाला इरफान शेख भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इरफान ने ही उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी साजिश रची और इसके लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया। दावा किया गया कि उमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग इरफान ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही की
और इस हत्या की वजह बना वो मैसेज भी सामने आया जिसे उमेश कोले ने 14 जून को ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। मैसेज में उमेश ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने की बात कही थी। दावा किया गया कि उमेश के दोस्त और हत्या के आरोपी यूसुफ ने उस मैसेज को कलीम इब्राहिम नाम के एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया। कलीम इब्राहिम नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप से मुख्य आरोपी इरफान शेख और दूसरे कई आरोपी जुड़े थे और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर हम उमेश कोले का मैसेज पढ़ते ही उनकी हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी थी। बताया गया कि इरफान के इशारे पर 21 जून से पहले भी 2 बार उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन तब आरोपी नाकाम रहे थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि उमेश के नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से इरफान शेख बुरी तरह भड़क गया था, जिसके बाद उसने उमेश की हत्या के लिए दूसरे आरोपियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद इरफान ने सबसे पहले 19 जून को सोहेब खान को उसके एक साथी के साथ उमेश को मारने भेजा, लेकिन वो उस समय घबरा गया और लौट आया। इसके बाद 20 तारीख को सोहेब ही उमेश की हत्या को अंजाम देने के लिए दोबारा मौके पर गया। लेकिन उस दिन उमेश ने रात 9:30 बजे ही दुकान बंद कर दी थी और घर जल्दी चले गए थे। इसी वजह से उस दिन उनकी जान बच गई। लेकिन 21 जून को मौका पाते ही आरोपियों ने उमेश कोले की गला रेतकर हत्या कर दी। कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई। इसी साल गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की टास्क फोर्स ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश समेत गुजरात कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। खबर है कि इस बैठक में यह तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले नहीं किए जाएंगे। पार्टी नेताओं की दलील है कि इससे यह चुनाव कांग्रेस बनाम प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी रणनीति बनाई। कहा जा रहा है कि उसे बीजेपी की बी टीम के तौर पर पेश किया जाएगा। वहीं कर्नाटक के हुबली जिले में एक होटल में मशहूर वास्तु एक्सपर्ट चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चंद्रशेखर पर चाकुओं से 50 वार किए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि होटल के अंदर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और चंद्रशेखर पर चाकुओं से लगातार कई वार किए। फुटेज देखकर यह साफ हो गया कि दोनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ वहां पहुंचे थे। इसलिए जब चंद्रशेखर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां बैठे उन दोनों आरोपियों ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो उनके भक्त हों। उनके सोफे पर बैठने के बाद वो दोनों उनकी तरफ आए और उनके पैर छूने के लिए नीचे की तरफ झुकने लगे। लेकिन यहां इनका इरादा कुछ और ही था। वो पैर छूने के लिए नहीं बल्कि वास्तु एक्सपर्ट चंद्रशेखर को जान से मारने के लिए झुके थे, जो कि सामने आई तस्वीरों में भी साफ दिखा। जब वो झुके तो चंद्रशेखर को लगा कि दोनों उनके पैर छूने के लिए झुक रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन दोनों ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए। अचानक ये सब होता देख उस होटल का स्टाफ भी कुछ समझ नहीं पाया और वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। लेकिन वो आरोपी नहीं रुके। वो वास्तु एक्सपर्ट पर तब तक वार करते रहे जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में चंद्रशेखर की वही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि उसने चंद्रशेखर की हत्या के करीब 4 घंटे बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन दोनों पर कर्नाटक के मशहूर वास्तु एक्सपर्ट चंद्रशेखर को जान से मारने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक वो उनकी कंपनी के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। हालांकि आरोपियों ने चंद्रशेखर की हत्या क्यों की, इसकी जांच जारी है। उधर होटल प्रबंधन ने बताया कि चंद्रशेखर 3 दिन पहले यानी कि 2 जुलाई को उनके होटल में आकर रुके थे, जिन्हें 6 जुलाई को कमरा खाली करना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर का अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे हुबली में ही होगा, जिसमें कई लोगों के जुटने की आशंका है, क्योंकि कर्नाटक में चंद्रशेखर काफी मशहूर थे। उनका एक टीवी प्रोग्राम भी वहां चलता था। यही नहीं, उन्हें 16 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकसभा सचिवालय ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंची, जहां उन्होंने एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दांव ने पाकिस्तान और चीन को चारों खाने चित कर दिया। G20 की बैठक अगले साल भारत में होने वाली है और प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि इस बार दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं की मेजबानी कश्मीर में की जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। लेकिन इस एक ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे पाकिस्तान के जख्मों पर किसी ने नमक और मिर्च दोनों छिड़क दिए। G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। पाकिस्तान इन 20 देशों में शामिल नहीं है। दिसंबर में भारत के पास इस संगठन की अध्यक्षता आने वाली है। अगले साल भारत में ही G20 की बैठक भी होगी। आमतौर पर इस तरह की बैठक देश की राजधानी में या ऐसे शहरों में होती है
जहां वीआईपी मेहमानों की मेजबानी की 5 स्टार सुविधाएं हों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने एक नहीं बल्कि दो पड़ोसियों की नींद उड़ा दी। खबर है कि G20 सम्मेलन के कुछ कार्यक्रम कश्मीर में करवाने का फैसला हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान कुछ दिनों से बेचैन है। वो लगातार अपने दोस्त चीन के सामने अपना दुखड़ा सुनाने में लगा है। उसे लग रहा है कि चीन उसकी मदद करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का विरोध करेगा। लेकिन चीन का विरोध कुछ ऐसा ही है जैसा 2019 में था। उस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अंत किया था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी शोर मचाने में कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके बाद चीन ने दिखावे का विरोध जरूर किया था, लेकिन न तो चीन कुछ कर पाया था और न ही पाकिस्तान। अब की बार भी हो कुछ ऐसा ही रहा है। न तो G20 के फैसलों पर बोलने का पाकिस्तान का कोई हक है, न ही पाकिस्तान के शोक संगीत में किसी की दिलचस्पी है। इसीलिए चीन का विरोध इस बार भी महज दिखावे जैसा ही है। पाकिस्तान की कोशिश है कि सऊदी अरब और तुर्की को भी साधने की कोशिश हो, लेकिन दोनों देश इस मसले पर अब तक कुछ नहीं बोले। मतलब ये कि विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दांव किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान से न तो उगलते बन रहा है, न ही निगल